नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। कल की गिरावट के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में जबरदस्त खरीदारी लौटती नजर आई। निफ्टी जहां 550 अंकों से ज्यादा चढ़कर 23,900 के पार बंद हुआ, तो वहीं बैंक निफ्टी 750 अंक बढ़कर 51,100 के ऊपर बंद हुआ। पूरे हफ्ते कैसे रही बाजार की चाल, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो इस हफ्ते निफ्टी ने 5 महीने के निचले स्तर को छुआ, लेकिन वहां से काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई और निफ्टी हफ्ते वाइज में देखा जाए तो हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। इस हफ्ते का जो गेन था वो पिछले 8 हफ्ते का सबसे बड़ा गेन भी था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो 2 हफ्ते से लगातार इसमें बिकवाली चल रही थी वो यहाँ पे एक्चुअली थमती हुई नजर आई। और टॉप गेनर्स की बात करें निफ्टी में, तो यहाँ पे हमें पावर ग्रिड और M&M जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। अब अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही हमें मेजर सेक्टर इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आ रहा है और वीकली वाइज अगर इसका गेन देखें तो पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा गेन रहा है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो 5 से 6% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया है वीकली बेसिस पे। इसके साथ साथ निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी FMCG और निफ्टी फार्मा ने 2 हफ्ते के जो बिकवाली वाला हफ्ता चल रहा था इनका, वो 2 हफ्ते को बंद करके अभी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए इस हफ्ते के लिए। निफ्टी बैंक की स्पेशली बात की जाए तो इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा बाउंस लेता हुआ नजर आया 200 DMA से, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहा है इस पूरे साल में। तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो दरअसल निफ्टी PSU बैंक ने 9 मंथ के लो लेवल को टच किया था, निफ्टी मेटल ने 5 मंथ के लो लेवल को टच किया था, लेकिन दोनों ही इंडेक्सेस ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई और ये भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बुलिश हफ्ता रहा है। आज शुक्रवार को बाजार में आई तूफानी तेजी से उन निवेशकों ने जरूर शुक्रिया कहा होगा जिन्होंने लगातार 7 दिनों की गिरावट से नुकसान झेला। आज बाजार की फर्राटा रफ्तार के रफ्तार के पीछे क्या वजह रही, निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा तेजी में किसका योगदान रहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव जवलकर। जी हाँ, तो पिछले कई सारे दिनों में हमने देखा कि एक म्यूटेड परफॉर्मेंस निफ्टी की तरफ से देखने को मिला था, बट उसके बाद लगभग 5 महीने के बाद हमने देखा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज के दिन में हमें निफ्टी की तरफ से देखने को मिला था। कहीं पे 2.4% के इंट्राडे गेन जो है वो आज के दिन में हमें निफ्टी की तरफ से देखने को मिले, जो कि लगभग पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और इसका मेन रीज़न अगर हम बात करें तो कहीं पे ग्लोबल ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मेन रोल जो है प्ले कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा आज के दिन में ही HSBC, CLSA, सिटी जैसे ब्रोकरेज की तरफ से एक बुलिश व्यू फिर से एक बार इंडियन मार्केट्स की तरफ हमें बढ़ते हुए देखने को मिला था। अगर हम बात करें सिटी की तो उनका मानना यह है कि निफ्टी का जो 25,000 का टारगेट है वो उनका अभी भी उन्होंने लगातार रखा है। अगर हम बात करें कहीं पे HSBC की तो उनका भी मानना यह है कि जो सेंसेक्स है 2025 के एंड तक 90,500 का लेवल जो है वो क्रॉस कर सकता है, जो कि यहाँ से लगभग 15% का अपसाइड हमें दिखा सकता है। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की और CLSA की तो वहाँ पर भी एक बुलिश व्यू देखने को मिला। CLSA की अगर बात करें तो उन्होंने जो टैक्टिकल एलोकेशन था वो रिवर्स किया है। अभी उनका मानना है कि इंडिया पे ओवरवेट जाना काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि कहीं पे जो रीसेंट फॉल है इसके बाद एक वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की तो हमने देखा था कि 26,000 से भी ऊपर ये जो है मार्केट जाके आ चुका है। उसके बाद एक 3,000 पॉइंट्स का फॉल जो है वो हमने लगभग में ही फिलहाल में ही देखने को मिला था। और अभी भी कहीं पे अगर हम बात करें तो 23,900 के लेवल्स पे आज जो है मार्केट ने एक सेटलमेंट दिखाया है। अगर हम बात करें दूसरे एस्पेक्ट की तो कहीं पे FII और DII जो है वो भी एक अहम रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। FIIs की अगर बात करें तो लगातार कहीं पे सेलिंग उनके तरफ से देखने को मिली है। अगर हम इसी महीने की बात करें तो कहीं पे 39,600 करोड़ तक की सेलिंग जो है FIIs की तरफ से देखने को मिली, बट इसी के साथ साथ DIIs के पास से कुछ अच्छा सपोर्ट जो है वो भी अभी देखने को मिला था। DIIs की तरफ से कहीं पे 35,800 करोड़ तक की बाइंग जो है इस मार्केट में हमें देखने को मिली थी। इसी के अलावा अगर हम बात करें कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट्स की भी तो एक रीजनल डेवलपमेंट हमें देखने को मिली थी। जैसे पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और इसी के चलते हुए कहीं पे BJP जो कि रूलिंग पार्टी है वहाँ पे एक बुलिश व्यू और पॉजिटिव व्यू हमें क्लोजिंग जो पोल है, एग्जिट पोल वहाँ के तरफ से देखने को मिला था। लगभग ज़्यादातर के जो एग्जिट पोल है उनका मानना यह है कि बीजेपी की गठबंधन को अच्छा वोट जो है वो हमें देखने को मिलेगा और आगे जाके भी उनका जो रूलिंग पार्टी है वो कंटिन्यू रहेगा। और इसी के चलते हुए आज के दिन में हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी आज के दिन में मार्केट में देखने को मिली थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें इंडिविजुअल प्लेयर्स की इस तेज़ी के बीच में तो रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया। और इसी के बाद
अगर हम बात करें L&T, भारती एयरटेल, M&M, उन कंपनीज की तरफ से भी एक अच्छा अपटिक जो है आज के दिन में देखने को मिला था। आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि 24,000 का मार्क जो है वो निफ्टी कब क्रॉस करेगा और इसके बाद कहीं पे जो सस्टेनेबल लेवल्स है वो देखने को मिलेगी या नहीं। बट फिलहाल के लिए आज के दिन में एक बुलिश व्यू निफ्टी की तरफ से हमें देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी जिन्हें आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टरों ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी, तो बात करेंगे आज के 5 के पंच की। देखेंगे 5 ऐसे स्टॉक जिसमें खबरों के दम पर और ब्रोकरेजेस के दम पर आज हमें काफ़ी एक्शन देखने मिला। पहले स्टॉक की तरफ नज़र डालेंगे। प्राज इंडस्ट्रीज कंपनी फोकस में रही। कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज आज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि FY 2030 तक कंपनी अपने रेवेन्यूज़ जो है 3 गुना करने के लिए एम कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और ये जो नए अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी, उसके चलते ये ड्राइव हमें ग्रोथ देखने मिल सकता है। और अगर हम नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कई सेक्टर्स में नज़र आ रहा है, जैसे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन सेक्टर्स में इन्हें ग्रोथ नज़र आती है। बात करेंगे आज के दूसरे शेयर की, तो वो है प्रोटीन ई गवर्नमेंट। NSE इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी OFS के द्वारा इसमें अपना स्टेक सेल करने वाला है। करीब 20.31% का स्टेक सेल करने वाले OFS के द्वारा। और जो फ्लोर प्राइस है ये डील की वो सेट हुई है 1550 पर शेयर को लेकर। तो यहाँ पर भी आज हमें एक एक्शन देखने मिला, काफ़ी वॉल्यूम बेस्ड एक्शन। बात करेंगे तीसरे स्टॉक की, तो रेमंड फोकस में रखा। याद करेगा कि पिछले थोड़ी कुछ महीनों पहले रेमंड लाइफस्टाइल का डीमर्जर हुआ था और आज NSE और BSE की तरफ से कंपनी को मंजूरी मिली है कि रेमंड रियल्टी का डीमर्जर को भी अप्रूवल मिल गया है। तो ये एक और पॉजिटिव खबर रहेगी रेमंड के ऊपर, जिसके चलते आज हमें इसमें पॉजिटिव एक्शंस भी नज़र आया। बात करेंगे चौथे स्टॉक की, तो पंचटीन ने आज 2 स्टॉक्स पर अपनी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिखी, PFC और REC। PFC के ऊपर उनका मेंटेन आउट परफॉर्मेंस रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है वो है 620 रुपये का। वहीं REC की बात करें तो वहाँ पे भी उनका आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है और वहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो है 653 रुपीज़ का। अब उनका मानना है कि जो हमें अडानी रिलेटेड और अज्योर रिलेटेड जो आर्टिकल आया था उसके चलते हमें शार्प करेक्शन देखने मिला दोनों ही स्टॉक्स में, PFC और RFC में। लेकिन उनका मानना है कि मार्केट ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि जो लोन दिया गया था उसका इम्प्लीकेशन REC पर नहीं है। और ये चल के उनका मानना है कि जो रिसेंट करेक्शन, जो शार्प फॉल नज़र आया स्टॉक्स में, वो उल्टा एक एनहेंस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के निकल आ सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। और इसके बाद आज हमने दोनों ही स्टॉक्स में, दोनों ही काउंटर्स में तेज़ी भी नज़र आई। बात करेंगे आज के 5वें स्टॉक की, तो है इन्फो एज। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से हमें एक बड़ा अपग्रेड नज़र आता हुआ दिखा। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो वो है 8,600 रुपये का। उनका मानना है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है पूरे IT स्पेस का, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। सारी कॉमेंट्रीज भी पॉजिटिव नज़र आ रही है। और वहीं जो कंपनी का रेंटल रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर हम FY 23 से 25 देखें तो 8% से ग्रो किया। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में FY 25 से FY 27 जो रेंटल रेवेन्यू ग्रोथ है वो उनमें 16% का रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आता है। काफ़ी बड़ा अपग्रेड हमें इन्फो एज पर भी आज नज़र आया गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। तो ये रहेंगे 5 स्टॉक जहाँ पे आज हमें काफ़ी एक्शन देखने मिला। बड़े करेक्शन के बाद भारतीय बाजार पर ब्रोकरेज का क्या नजरिया बन रहा है, जानते हैं वरुण से। तो देखिए, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को अगर आप देखेंगे तो ये यही कह रहे हैं कि गिरावट में आपके पास खरीदारी का अच्छा मौका है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले HSBC को देखिए, ओवरवेट है इंडिया पे। इनका सेंसेक्स का 2025 का टारगेट 90,520 का है, यानी कि यहाँ से करीब 15% के आसपास का अपसाइड जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि नो डाउट इंडिया में ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है। और EPS ग्रोथ जो है वो आपको स्मॉल कैप मिड कैप्स में ज़्यादा देखने मिलेगी। 30% के आसपास ये मान के चल रहे हैं और लार्ज कैप्स में जो है करीब 12% के आसपास की ग्रोथ ये मान के चल रहे हैं। सिटी सितंबर 2025 का निफ्टी का टारगेट जो है इनका 25,000 का है। और ये देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जो पब्लिक केपेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी और रूरल डिमांड जो है वो इनको थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। सीमेंट यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है न्यूट्रल से, अब ओवरवेट का कॉल जो है ये बेसिकली सीमेंट सेक्टर पे दे रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, फार्मा यहाँ पे ओवरवेट है। अंडरवेट जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT और मेटल्स पे है। गोल्डमैन की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, यहाँ पे ये अनुमान लगा रहे हैं कि निफ्टी एंड ऑफ 2025 तक 27,000 के लेवल छुएगा, यानी कि नया लाइफ हाई जो है वो निफ्टी छूता हुआ आपको नजर आएगा। अर्निंग्स फोरकास्ट जो है करीब 13 से 16% के आसपास का अपसाइड जो है अर्निंग्स में ये यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि थोड़े दिन तक शायद हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके अलावा CLSA, आपको याद होगा जैसे ही ट्रंप जीते थे उसके बाद CLSA की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने इंडिया पे जो अपना ओवरवेट स्टैंस है
उसमें 20% के आसपास के ओवरवेट इंडिया जो थे वो ये हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर होगा उससे चाइना को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने चाइना पे अपना वेटेज कम किया और इंडिया पे अपना वेटेज बढ़ाया है। तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस, दिग्गज ब्रोकिंग हाउस जो है वो कह रहे हैं कि डरिएगा मत, नो डाउट थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, अर्निंग्स में स्लो डाउन है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है और इन लेवल से भी उनको अपसाइड दिखता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन में लगातार तूफानी तेजी जारी है। 24 घंटे में बिटकॉइन में करीब 4% की तेजी दर्ज की गई है और अब इसने $1 लाख को छूने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जावलकर। जी हाँ, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस के इलेक्शंस और अगर हम बात करें ओवरऑल वोलेटिलिटी जो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है इक्विटी मार्केट्स में, इसके साथ हमने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वहाँ पे फिर से एक अच्छा रिटर्न जो है इस साल में हमें देखने को मिला है। और इसमें सबसे मेन बात करते हैं बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइजेस की अगर बात करें तो एक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो लगभग $1 लाख तक जा चुकी है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की तो ये जो $99,000 का जो लेवल था वो बिटकॉइन क्रॉस कर चुका है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि इसी साल में बिटकॉइन ने एक मोर देन डबल से भी ज़्यादा रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए बना के दिए हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की ही तो इसी के साथ साथ पिछले 3 महीने में ही बिटकॉइन ने 60% के रिटर्न बनाए हैं। अगर हम बात करें सोलाना की तो वहाँ पे 66% के रिटर्न बने हैं। और अगर हम बात करें इथेरियम की तो वहाँ पे भी हमने देखा कि 20% से भी ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो है वो हमें पिछले 3 महीने में देखने को मिला था। और इसमें मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें रिसेंटली इलेक्टेड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट के तौर में इलेक्ट हुए हैं, उनकी तरफ से एक डेवलपमेंट देखने को मिला था। उनकी जो कंपनी है वो कहीं पे एक्वायर करना चाहती है बैक्ड फर्म को। अगर हम बात करें बैक्ड फर्म की तो एक बैक्ड फर्म जो है वो NYSE ओन्ड जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है उसके बैक्ड एक कंपनी है। ये जो कंपनी है वो क्रिप्टो ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। और मिस्टर ट्रंप जो है वो कहीं पे अगर हमने देखा पिछले उनके कुछ मीटिंग्स में भी कि क्रिप्टो करेंसी पे उनका एक जो फेवर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के चलते हुए ये जो ETFs की एक्टिविटीज़ है वो बढ़ी है और इसके चलते हुए हमने देखा बिटकॉइन में तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे एसेट क्लासेस की तो जैसे कि सिल्वर की अगर बात करें तो कहीं पे 31% के रिटर्न्स मिले हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो 30% के रिटर्न्स है। इसी के साथ अगर हम कंपेयर करें हमारे इंडियन निफ्टी को तो वहाँ पे 6% के रिटर्न जो है वो हमने देखे तो पिछले 1 साल में। और इसी के साथ साथ अगर हम क्रिप्टो करेंसी और स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करें तो कहीं पे 135% के रिटर्न जो है वो देखने को मिले थे। तो आगे जाके क्रिप्टो करेंसी में कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं और आगे जाके क्या ये बिटकॉइन जो है $1 लाख का लेवल क्रॉस करता है कि नहीं, वो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। बट फिलहाल के लिए ये जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के रिटर्न्स हैं और बिटकॉइन के प्राइजेस जो है वो $1 लाख तक पहुँच चुके हैं। सोने चांदी की महंगाई फिर से बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रहे हैं दाम और आगे क्या कुछ करेक्शन की संभावना है, जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास। सोने की महंगाई एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। शादियों का सीजन है, लोगों को उम्मीद थी कि सोना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, भाव और भी सस्ता हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने देखा भी था 73,300 रुपए तक भी सोने का भाव फिसला था। वहां से देखे तो अब हफ्ते भर में ही सोने में 5% की महंगाई बढ़ चुकी है और सोने का दाम पिछले हफ्ते के निचले स्तरों से देखे तो 4,000 रुपए से ज़्यादा महंगा हो चुका है। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स $2,710 के करीब पहुंच चुका है। और चांदी की अगर बात करें तो MCX पर चांदी 91,000 रुपए के पार निकल चुकी है। कॉमेक्स पर भी सिल्वर फ्यूचर्स $31.5 के बेहद करीब है। अब बात करते हैं क्यों ये तेजी आई है। सबसे बड़ी वजह है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे यहाँ पर रिस्क प्रीमियम यहाँ पर सोने के भाव को मिल रहा है। रूस यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है वो उसका यहाँ गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग साफ तौर पे देखने को मिल रही है। साथ ही खाड़ी देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सीज फायर को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। साथ ही दिसंबर में जो यूएस फेड की बैठक होगी वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से 4.25% ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। तो सारे फैक्टर गोल्ड के फेवर में दिख रहे हैं। लेकिन हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की थी कि गोल्ड के दाम क्या आगे और बढ़ सकते हैं, तो उनका कहना है कि अगले कुछ समय तक गोल्ड 74,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए के दायरे में ही MCX पर रहने वाला है। तो यहाँ से अब बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना उनको नहीं दिख रही है। लेकिन ये कंसोलिडेशन का दौर होगा अगले कुछ महीने, वहाँ पर लोग लंबी अवधि के लिए नज़रिया बना सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा अगर किसी का व्यू 4 साल का है तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक भी MCX पर सोना जा सकता है। तो ओवरऑल व्यू तेजी का है लंबी अवधि के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अब यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी सोने में नहीं दिख रही है।
सरकार सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक के अलावा 5 नए और 13 लंबित विधेयक पेश कर सकती है। इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, अगले हफ्ते सोमवार से संसद के विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिस पर नजर रहेगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से बिजनेस लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस बिल को अंतिम रूप दे दिया है और इस बात की संभावना है कि विंटर सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। हालांकि सरकार ने जो बिजनेस लिस्ट तैयार किया है उसमें 18 बिल जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें 5 नए बिल हैं और 13 पेंडिंग बिल हैं जो कि लोकसभा या राज्यसभा में पेंडिंग है। अगर आप इंपॉर्टेंट बिल्स पर नजर डालें तो शिपिंग सेक्टर के लिहाज से ये सत्र काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिसमें द कोस्टल शिपिंग बिल एंड इंडियन पोर्ट्स बिल शामिल है, जो कि शिपिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स का रास्ता जिससे खुलेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बिल है द मर्चेंट शिपिंग बिल, जो कि इंश्योर करेगा कि जो इंडिया का ऑब्लिगेशन है मैरीटाइम ट्रीटीज के तहत उसको कैसे इंश्योर किया जाए। इसके अलावा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो द वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसके काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसको भी लिस्ट कराया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि ज्वाइंट कमेटी विंटर सेशन के दौरान अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और फिर इस बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बिल है राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित, इसको भी सरकार विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पक्ष है वो ये है कि जो बिजनेस लिस्ट सरकार ने तैयार किए हैं उसमें इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को शामिल नहीं किया गया है। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इसको विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करती है या उसके बाद इसको लाया जाता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एफआईआई के लिए लॉक इन अवधि होनी चाहिए, ये कहना है एनमी के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद कुमार गोयल का। हमारे सहयोगी अनुराग शाह से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एफएनओ नियम में किए गए नए बदलावों को लागू किया जा रहा है। नए नियम लागू हो रहे थे एफएनओ के, जहां पर कई सारी जो सेबी की सख्ती की गई और जो डेली एक्सपायरी वगैरह हटा दिए गए, एक्सचेंजेस के द्वारा बंद कर दिए गए। तो इसको लेकर लागू होने से पहले जो डर था, चिंता थी, भय थी, वो सही कई सारी चीजें थी ब्रोकर्स के मन के अंदर। तो अब ये नए नियम लागू हो गए हैं, तो अभी तक किस तरह का फीडबैक आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो चिंता डर थी इसके ऊपर मैंने वहाँ एक दूसरे चैनल पे पूरा बताया था। चिंता डर का मेन पॉइंट ये था कि हमारे कई मेंबर्स हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने और पॉपुलराइज करने के लिए, इंक्लूडिंग द एक्सचेंजेस, उनको पॉपुलराइज करने के लिए हमने काफी मेहनत किया था, काफी समय दिया था और काफी स्टाफ रखे हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही काम हो जाता है। आज जो 100 जगह हमारे टर्मिनल्स चल रहे हैं या ब्रांचेज है, वहां पर स्टाफ रखे थे इन सब के लिए, और अगर वो ट्रांजेक्शन्स खत्म हो जाएंगी तो वो तो सारे बेकार हो जाएंगे ना। ये हम उनको कितने दिन तक झेलते रहेंगे? वो जो सेटअप है, वो जो एम्प्लॉइज कॉस्ट है, वो उसको भी तो आप कह रहे हैं कि ब्रोकर्स को बहुत नुकसान हो रहा है और होगा नए नियमों के बाद। हाँ, उस टर्म्स में। लेकिन मैंने जो आपको फिर कहा कि रेगुलेटर या सरकार का कंसर्न है कि समाज में कोई इस तरह का ये नहीं हो कि भाई वो लोग लॉस इनकर कर रहे हैं और रेगुलेटर क्या कर रहा है। तो उसमें तो हमने यही बोला था ना कि भाई आप शिक्षित करो ना। कोई भी आदमी लॉस कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि 90% को लॉस हो रहा है, तो आप उनको शिक्षित करिए ना। वो अगर वो आए कि मिस सेलिंग तो नहीं हो रही है, जैसे इंश्योरेंस में या और चीजों में मिस सेलिंग होती है, आप ये देखो ना कि कोई ब्रोकर मिस सेलिंग कर रहा है क्या, तब आप बताओ। अगर आज NISM है, ये इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स वीक किया था हमने, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, सबको शिक्षा दे रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स को बुला के भी कैसे करना है। अगर प्रभाव की बात करें तो एक्सचेंजेस के वॉल्यूम पे और ब्रोकर्स के रेवेन्यू पे कितना प्रभाव आप देख रहे हैं ओवरऑल नए नियम लागू होने के बाद? और क्या पहले जो आपने एंटिसिपेट किया था वो लागू होने के बाद उसी तरह का जो आपका फेयर था वो अभी भी बना हुआ है? फियर कुछ नहीं था हमारा, तो जो फियर यही था कि हमारे जो ये ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगी तो हमारी जो रेकरिंग कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वो हमको नुकसान करेगी। तो अब ये है कि गोइंग फॉरवर्ड साल भर में हम भी रीएडजस्ट करेंगे
नेचुरली। और जो फर्क तो देखिए एक्सचेंज को भी पड़ेगा। मैं तो बार बार बोलता हूं कि ये कोई ब्रोकर अकेला थोड़ी है। अब एक्सचेंज का एक एस्टिमेट आया था, स्टडी करी गई थी, तो उसमें किसी फॉरेन के उसने करी थी, उसमें बताया गया कि एनएसई इटसेल्फ को 25% का राजस्व पे प्रभाव पड़ेगा। तो जब एनएसई को पड़ेगा तो ब्रोकर्स को भी पड़ेगा ब्रोकरेज पे। और ये है कि इसमें एक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, जो मैं ऑफिशियली आपको नहीं बोल सकता हूं, कि इससे क्या होगा कि आउटसाइड दी इंटरमीडियरी ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, जिसको आप लोग चालू भाषा में डबल ट्रेडिंग बोलते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सख्ती सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिल्ली सरकार और शहर की पुलिस राजधानी में भारी वाहनों की एंट्री को रोकने में विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अपनी टिप्पणी में बता रही हैं ऐश्वर्या पाटिल। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक कंटिन्यूअस गिरावट नज़र आ रही है। इसका जो इनिशियल फेज़ में, विंटर के इनिशियल फेज़ में अगर आप देखें, वेरी पुअर कंडीशंस में था या 300 AQI लेवल्स पर हुआ करता था, और उसके बाद इसकी गिरावट और भी डिटीरियोरेट होती जा रही है। अगर हमारे नेशनल कैपिटल की बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट को इस पर पुल किया है, और इन्होंने कहा है कि ट्रक्स की एंट्री को कंट्रोल किया जाए, और ऐसे 113 पॉइंट्स है या एंट्री पॉइंट्स है सिटी लिमिट्स पर, जहां पर ट्रक्स की एंट्री को बार किया जाएगा। और अगले कुछ हफ्तों में GARP 4 या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है, इसको रिव्यू किया जाएगा एक हफ्ते बाद, और फिर देखा जाएगा कि AQI लेवल्स किस तरह के हैं। तब तक भले ही AQI लेवल्स कुछ इम्प्रूव होते हुए नज़र आए, फिर भी गार्प के मेजर्स जो है वो सिटी में अप्लाई किए जाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इनफैक्ट हैवीली क्रिटिसाइज किया गया है सेंटर और स्टेट्स को भी लेकर, एमिशंस और पूरे पोल्यूशन लेवल्स को लेकर, इसे कंट्रोल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हैवीली सेंटर और स्टेट्स को, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जहाँ पर स्टबल बर्निंग भी होती है, जहाँ से काफ़ी सारे ट्रक्स भी ट्रैवल करते हैं, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये GARP 4 मेजर्स जो है वो अभी एप्लीकेबल रहेंगे, उनकी फर्दर हियरिंग जो होगी 1 वीक के बाद, तब तक। अब बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान हुआ, जबकि गेंदबाजों ने अपना जलवा बिखेरा। मैच के पहले दिन भारत 83 रन से आगे है और ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट गिरने बाकी हैं। इससे पहले ऑप्टस स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, लेकिन पूरी टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले दिन के खेल पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह। जी, पर्थ टेस्ट का आज पहला दिन था और एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो भारतीय टीम के लिए रही है। अगर शुरू जो भारतीय टीम ने बैटिंग के साथ किया, तब हम ये नहीं कह रहे होते जिस हिसाब से हमारी इनिंग्स रही। अगर विराट कोहली की बात करें, वो 5 रन पे आउट हो गए। काफी सारे बैट्समैन जो थे वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाए, लेकिन वहीं पर नीतीश रेड्डी ने एक अच्छा फाइटिंग परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं वो दिया। ऋषभ पंत ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम 150 रन पर पूरी ऑल आउट हो गई। और अब जो सारा एक स्ट्रेस था वो बॉलर्स के ऊपर था। जसप्रीत बुमराह जो कैप्टन थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे हम कहते हैं, वो जसप्रीत बुमराह ने किया। 4 विकेट उन्होंने लिए, 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए, और ट्रेविस हेड, हर्षित राणा का पहला टेस्ट विकेट बने। और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया अब 7 विकेट्स डाउन है। और जो दूसरा दिन अब पर्थ टेस्ट का होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर से बैटिंग जो है वो भारतीय टीम की आएगी और भारत चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लीड लेकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्ट्रेस बनाए, जिससे कि वो अपना ये पर्थ टेस्ट जो है वो जीत पाए। तो बहुत ज्यादा एक अच्छा कमबैक भारतीय टीम का रहा है और अब यही उम्मीद की जाएगी कि वो इस कमबैक पे कैपिटलाइज करें। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही रहेगी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत का कब्जा रहे और दूसरे दिन लगातार भारत कब्जा बनाए रखे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।